नमस्कार, हमारी खास पेशकश बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के लिए देश का खर्चा तय कर दिया और वित्त मंत्री के पिटारे से गांवों, गरीबों और किसानों के लिए योजनाओं की सौगात भी मिली है। लेकिन कॉर्पोरेट्स और अमीरों पर वित्त मंत्री कुछ सख्त दिखाई दिए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे भोपाल आपको ले चलते हैं, जहां पर तमाम मेहमान हमारे साथ आज बड़ी बहस में शामिल हैं। दीप्ति चौरसिया ब्यूरो हेड वहां पर मौजूद हैं। सीधे वहीं चलते हैं। ओवर टू यू दीप्ति चौरसिया। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय आम बजट पेश कर दिया है और इस बजट में क्या खास रहा, इस पर हम यहाँ पर खास चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया, कांग्रेस से मौजूद होंगे भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल और आपसे नेहा बग्गा। साथ ही हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट मृदुल आर्य, टैक्स एक्सपर्ट प्रदीप करमलेकर और साथ होंगे बिजनेसमैन अनिल सांवरिया जी और साथ ही पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आरजी द्विवेदी जी। और इसके अलावा हमारे साथ जो है हमारी इस चर्चा में मौजूद होंगी अर्थशास्त्री अंजलि जैन जी और आप होंगी ज्योति चौहान जो एक गृहिणी है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे सारे स्टूडेंट्स जो बताएंगे कि आखिर युवाओं को क्या मिला इस बजट से। अरुण जेटली ने अपने बजट में, तीसरे बजट में गरीबों को थोड़ी राहत देने की कोशिश करी, फौरी राहत की कोशिश करी, लेकिन बड़े बिजनेसमैन पर जो है टैक्स लगे। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर्विस टैक्स को लेके, जिसको लेके बड़ा भारी बवाल मचा है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे बजट की बात की आखिर बजट कैसा लगा। पटेरिया जी, सबसे पहले आप बताइए कैसा है ये बजट। मुझे लगता है कि स्टीरियो टाइप बजट है। कुल में कुछ भी नया करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि कुछ नया किया जाएगा। सर्विस टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं की गई है और मुझे लगता है एक परसेप्शन का भी बजट है खेती किसानी की तरफ। अगर आप ध्यान करिए, मध्य प्रदेश के बजट में भी लगभग यही बातें थी और यही बातें केंद्रीय बजट में हैं। जब प्रधानमंत्री सीहोर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें किसानों के खिलाफ माना जाता है, लेकिन हमारी इस योजना के बाद, बीमा योजना के बाद लोग कह नहीं पाएंगे हमारे खिलाफ। तो उसी दिन संकेत मिल गया था कि बजट किस दिशा में जाएगा और मुझे लगता है उसी दिशा में जाता हुआ मुझे दिखाई भी दे रहा है। दिशा अच्छी है निश्चित तौर पर। अगर गांव किसान की तरफ देखा जाए तो अच्छी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उतना बेहतर होना चाहिए। दशा क्या होगी? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि मुल्क के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम बड़ी बड़ी घोषणाएं दिल्ली से करते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरती हैं तो वो वैसी नहीं होती जैसी होना चाहिए। आप बताइए रजनीश जी, सबसे पहले अब आपसे जानना चाहेंगे कितने नंबर देंगे आप अपनी सरकार को इस बजट के लिए? कितने में से देना है? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 12 नंबर। आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। जो बजट मध्य प्रदेश के एक नागरिक के नाते भी मैं विचार करता हूँ, जो मैं तो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैं उसी नाते बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते भी विचार करता हूँ। तो ये बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। ये बजट बढ़ते हुए युवा का बजट है। ये बजट जो सपने पाले बैठा युवा है, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, चाहे वो नौकरी के लिए स्किल पाने के लिए ललायत हो, उसका बजट है। तो मुझे लगता है कि हर दृष्टिकोण से ये बजट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला है, रिप्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला है। जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, उस समय इस देश के वित्त मंत्री ने सोचा कि इन्वेस्टमेंट जो सार्वजनिक स्तर का है, क्षेत्र का है, वो कहाँ किया जाए। तो एग्रीकल्चर पर, ग्रामीण विकास पर, पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बजट, मुझे लगता है कि वाकई ये बजट विजनरी बजट है। अच्छा बताइए, टैक्स में छूट की बड़ी आस थी आम जनता को, लेकिन 15% सर्विस टैक्स हुआ। देखिए, जो सर्विस टैक्स का मसला है वो आप सबको पता है कि जीएसटी के चलते 18% के जीएसटी की आशा की जा रही है, तो उसके चलते इस प्रकार का हर बार सर्विस टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक बात आप आयकर में मदद की बात कर रही हैं, तो 5 लाख की स्लैब पर 3,000 की सहायता की बात करी है और जो टर्नओवर जिनका 2 करोड़ है उनको भी मदद की बात करी है। लेकिन बाकी चीज़ें जस की तस हैं और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का दौर है, उसमें ये भी बहुत बड़ी राहत है। चलिए आप बताइए भूपेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे? सरकार बजट में पास या फेल? आपने तो 10 में से 12 नंबर दिए। सरकार पूरी तरह से फेल है। सप्लीमेंट्री भी इनको नहीं आ सकती इस बजट के माध्यम से और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा है कि ये गरीबों के लिए बजट है, गांव, गरीब और वो जो इनके जो 3G वाला सिस्टम है, उस सिस्टम में इन्होंने कहा है। लेकिन अगर आप इस बजट के क्वांटम को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जिस कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादकता पर ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं, रोज 10-25 इन्होंने नए नारे गढ़ लिए हैं,
उसका कुल कंट्रीब्यूशन आप देखें कि 1.8% टोटल बजट का एग्रीकल्चर पर खर्च किया जा रहा है, वो 35,000 करोड़ के आसपास, जो 19 लाख के बजट में कुल 1.8% है। अगर ये कृषि क्षेत्र को इतना बढ़ावा देना चाहते हैं जितने ढोल पीटे हैं, तो ये बजट तो कहीं उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ कि ये सरकार पारदर्शिता रखना नहीं चाहती देश के साथ सूचनाओं को छुपाना चाहती है और देश के साथ छल करना चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत का जो टोटल बजट है 19.78 लाख करोड़ का, इसमें जो है 72% तो नॉन प्लान फंड है, जो है बेकार की चीज़ों पर खर्च होने वाला है। योजनाओं पर तो केवल जो है 22-23% फंड ये सरकार खर्च करने वाली है। तो ये देश के साथ छल किया जा रहा है और इस छल को छुपाने के लिए ये पहला वित्त मंत्री है पूरे विश्व का, है भारत का अकेला नहीं, कि मेरी पूरे हो जाने दीजिए इसको, कि जिसने इस बात की घोषणा इसी बजट में कर दी है कि चूंकि नॉन प्लान बजट को सामने लाने से सरकार के खिलाफ गलत परसेप्शन बनता है, इसलिए अगले बजट में हम बताएंगे ही नहीं कि हमने कौन सा पैसा नॉन प्लान में खर्च किया, कौन सा जो है प्लान में खर्च किया। मतलब जहां से जो है पिलफरेज होता है, जहां से ये पता चलता है कि बजट में घाटा कहां से पैदा हो रहा है, उन तथ्यों को सरकार ने छुपाने की अगले बजट में अभी से घोषणा कर दी है। ये धोखेबाज सरकार है। नेहा जी, आप और आप किसके साथ हैं? न इनके साथ, न इनके साथ, इनके साथ। मुझे लगता है कि ये आम जनता का विरोधी बजट है। इसमें ना ही युवाओं के लिए कुछ आया है। उच्च शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ की बात की है वित्त मंत्री जी ने। वहीं आप मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख स्कूल बंद करने की बात कही है, सरकारी स्कूल। तो उसी प्रकार से युवाओं के लिए कुछ अलग से ये लोग लेकर नहीं आए हैं। 1,600 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल का जो एयरपोर्ट है, यहीं पर आपकी बहुत सारी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी ही नहीं है। दिल्ली और मुंबई के अलावा आपको कनेक्टिविटी नहीं दिखती है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है पर वो खंडर हो रहा है, वहां से कोई कनेक्टिविटीज नहीं है। तो आप नए एयरपोर्ट बनाने की तो बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पर जो एग्जिस्टिंग है वो खंडर बन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसानों की बात करें तो आज आप किसानों की समस्या किस प्रकार से हल करेंगे, इसके बारे में किसी प्रकार से कोई बात नहीं कही है। आप 2022 की बात करें, उस समय आप रहेंगे नहीं रहेंगे, जनता आपको लाना चाहती कि नहीं, कुछ पता नहीं है। आज किसान त्राही कर रहा है, रोज किसानों की आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। महिलाओं की बात कर लीजिए तो आप महिलाओं के लिए कोई आप एक्स्ट्रा रिबेट नहीं लेकर आए हैं, उनको सशक्त करने की आपने कोई बात नहीं कही है, उनको किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराएंगे उसके बारे में आपके कोई प्रावधान नहीं है। तो एक प्रकार से ये विफल रहे हैं। जी, अब टैक्स एक्सपर्ट मृदुल जी, आप बताइए कि जिस तरह से टैक्स लगाए गए हैं उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा पाएगी, क्या रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाएगी इन टैक्स से? देखिए, सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा छूट आपको नहीं दी है। सर्विस टैक्स में भी जो इतना शोर मचाया जा रहा है, 0.5% ओनली सेस लगा है, वो भी किसानों के लिए लगा है। 0.5% किसानों के लिए लगा है, जिसका फ़ायदा किसानों को दिया जाएगा। तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसमें जो भी टैक्स में ऐसे कोई बहुत चीज़ें नहीं बढ़ाई गई हैं। एक्साइज में छोटा मोटा है, लेकिन जो पिछली बार भी कहा गया था कि ये आगे लंबे समय के लिए बजट है, इसमें प्लान एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, तो वो जो खर्च होगा वो सारा देश में ही तो आने वाला है ना। कितने लंबे समय का बजट है ये? 5 साल की सरकार है तो अभी तो दूसरा ही बजट है। पहला बजट जितना मैंने पढ़ा कि किसानों की आय जो है 2022 तक दुगनी होगी, तो ये तो पंचवर्षीय योजना से भी लंबा हो गया। अभी 2016 शुरू हुआ। हाँ, नहीं तो अभी से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। आप देखिए जीडीपी देखिए, जीडीपी 7.6 हमारा आया है, ऑल वर्ल्ड का जो है 3.1 है। तो वर्ल्ड का 3% जीडीपी हमारा 7.6 है, जो पिछले सालों से थोड़ा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। तो जीडीपी बढ़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमी में ग्रोथ चल रही है। अब उसको फायदा धीरे धीरे मिलेगा। अभी सरकार 5 साल के लिए तो है, आगे हम उम्मीद करेंगे कि आगे। अब सरकार को आपका कहना है कि टैक्स से बहुत फायदा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, टैक्स में इतना ज्यादा बढ़ाव किया ही नहीं, इस बार की फर्क पड़ेगा उसका। आप क्या मानते हैं प्रदीप जी? देखिए, बजट का जहाँ तक सवाल है और टैक्स का जहाँ तक सवाल है, जैसा मृदुल जी ने कहा, टैक्स का इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से काफ़ी यद्यपि इनकम सरकार की इस बजट में दिख रही है, और डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा फर्क नहीं, पर इनडायरेक्ट टैक्स से काफ़ी उनके इसमें आंकड़े तो मुझे नहीं याद, लेकिन काफ़ी वृद्धि उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार के पास कोई और जरिया नहीं रह गया जो उन्होंने इस तरह से सर्विस टैक्स बढ़ा दिया और जो दूसरे कोई और इनकम टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं करा, तो कोई और जरिया नहीं है सिवाय आम आदमी की जेब ढीली करने की?
नहीं, उनने इस बार आम आदमी को बख्श दिया है, आम आदमी को नहीं वो किया है। वही बताया ना, जैसे सर्विस टैक्स में 0.5% इंक्रीज किया है, वो भी एग्रीकल्चर सेस है और जो पैसा आएगा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। ये जो इस बार का बजट जो है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट है और रूरल इकोनॉमी पे उनने काफ़ी ध्यान दिया है। आप देखिए 2-3 चीज़ों पे उनने जो करना चाहिए था उस पर उन्हें ध्यान दिया। एक तो उन्हें जैसे रियल इस्टेट काफ़ी तकलीफ में था, तो उसके लिए उन्हें बूस्ट किया है कि जो मकान खरीदेंगे उसमें उसकी छूट मिलेगी, तो रियल इस्टेट उससे थोड़ा सा मंदी से उभरेगा। अभी बहुत ख़राब हालत थी। दूसरा जो मेन इसमें था, और खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, उसमें जो फूड प्रोसेसिंग पे, अग्रवाल जी ज़्यादा उस पर डिटेल में बताएंगे, फूड प्रोसेसिंग में 100% जो FDI की छूट दी है, तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित अच्छी इंडस्ट्री लगेंगी और उसमें MSME को फ़ायदा होगा। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना दिया है पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल रोड बनाना भर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड का बनाने का भी बोल रहे हैं, एयरपोर्ट का भी बोल रहे हैं, एयर स्ट्रिप्स को भी बनाने के लिए कह रहे हैं। और चूँकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बजट आपको बहुत अच्छा लगा। नहीं, बजट में अभी देखिए जो परिस्थितियां हैं, 7th पे कमीशन भी देना है, उस हिसाब से जो परिस्थितियां थी उसमें ठीक किया है उन्होंने। ठीक किया है जी। अनिल जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से टैक्सेशन हुआ है, जिस तरह से टैक्स लगाए गए हैं, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सर्विस टैक्स मतलब कहना है कि 0.5% बढ़ा, लेकिन सरकार के लिए रेवेन्यू का कोई और तरीका नहीं है क्या? देखिए, जो अभी द्विवेदी जी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कोशिश करी है बजट को बैलेंस करने की, तो उसमें जो प्लस हैं वो तो जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इन्होंने बताया कि उसमें 100% FDI अलाउ करी है। जो मार्केटिंग के खर्च होंगे अब्रॉड में वो उन्होंने 100% उसका फाइनेंस अलाउ किया है। लेकिन जो चीज़ें कुछ और आनी रह गई हैं, जिनका जिक्र मैंने पिछले साल भी किया था, जैसे एक्सपोर्ट हमारे डाउन जाते जा रहे हैं कंटिन्यू, उसके लिए कोई उन्होंने मेजर स्टेप इसमें नहीं लिया है। यदि वो इसमें ये डिक्लेयर कर देते कि जो एक्सपोर्ट के प्रॉफिट है उनको आप इतने % छूट देंगे, तो एक्सपोर्ट एकदम प्रमोट होता उसके अंदर। दूसरा, मैंने जो लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं। तो इंटरेस्ट रेट को एक्सेलरेटेड बेसिस पे यदि वो कम करते हैं तो उसके लिए कुछ उसमें रोड में पैसा उसमें दिया हुआ नहीं है। ये मेन इशू ये है इसके अंदर। बाकी बजट में प्लस भी हैं जी। मेन चीज़ जो अभी आई थी कि रियल एस्टेट में जो पहली बार मकान लेगा उसको 50,000 तक की छूट होगी, तो इससे क्या जो रियल एस्टेट जो इस समय बहुत डाउन जा रहा है उस पर कोई अंतर आएगा? रियल एस्टेट के लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी घोषणा है और इससे बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगेन जो आता है वो हाई, उनके लिए भी प्रॉब्लम का इशू है। और जो एक अच्छा वेलकम स्टेप है वो ये है कि बैंकों के लिए जो उन्होंने सपोर्ट किया है, आज बैंकों की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन ये सपोर्ट और ज़्यादा होता, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए यदि बैंकों को मिलते, जो कि अभी 25,000 करोड़ उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बाद में वो और उसको बढ़ाएंगे। तो अभी बैंकों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जो बैंक आधार होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, और यदि बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी बताइए। अग्रवाल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो बैंक के लिए किया, मात्र 25,000 करोड़, 4 लाख करोड़ का NPA है, तो 25,000 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरा न इधर न उधर। इसको थोड़ा सा और उनको सीरियसली लेना चाहिए था इस बात को। जी मृदुल जी, आप बताइए कि सरकार की आय भी आपके हिसाब से बहुत नहीं बढ़ेगी और रियल एस्टेट का जो अंतर आया है, HRA का अंतर आया है, तो इससे क्या मार्केट में कुछ बूम आएगा जो अभी मंदी की स्थिति बनी है? सरकार की आय बढ़ाने के लिए जो है वही मैं बताना चाह रहा था कि सरकार ने 2 स्कीम लेके आ रही है। VDIS स्कीम है जो ब्लैक मनी है उसको बाहर निकालने के लिए, कि 45% दे के 30% टैक्स है, 15% उसकी पेनल्टी है। तो जो डिक्लेयर करेंगे 30 सितंबर शायद उसकी डेट रख रहे हैं कि 45% दे के उसकी ब्लैक मनी वो वाइट कर सकता है। तो इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रकम मिलने की उम्मीद होगी। दूसरा, जो अपीलों में पैसा पड़ा हुआ है, 10 लाख तक की डिमांड है, उसके अंदर अलग स्लैब बना है, 10 लाख से ऊपर वाले के लिए अलग स्लैब बनाया है। उसके अंदर पेनल्टी छोड़ के मूल दे देंगे या कुछ ब्याज का कुछ पोर्शन देंगे। तो वो अपीलें जो पेंडिंग पड़ी हैं इनकम टैक्स में या एक्साइज में, तो वो खत्म होंगी और गवर्नमेंट को उससे पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के 2 सोर्सेज इस बजट के अंदर उन्होंने लेके आए हैं। और ब्लैक मनी का तो काफ़ी कुछ है। अगर अच्छी स्कीम आएगी तो मैं समझता हूँ कि 2 साल से हो रही कितनी ब्लैक मनी अभी तक आई? नहीं, वो अलग था। वो चलिए वो फॉरेन से मनी लाने का था, इंडिया के बाहर से पैसा लाने का था। ये इंडिया का पैसा ही लाने का है। जो बहुत पहले आई थिंक 15-1 साल पहले VDIS स्कीम आई थी, उस टाइप के जो इंडिया में ब्लैक मनी उसको बाहर निकालने के लिए स्कीम है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर पड़ा है
अंजलि जी, मैं आपसे पूछूंगी कि सरकार के पास क्या और कोई भी तरीका नहीं था अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए? जिस तरह से टैक्सेशन किया गया है, कम से कम जितनी भी बिल्ड चीजें हैं वो काफी महंगी हो गई हैं। 15% सर्विस टैक्स है। देखिए, सर्विस टैक्स तो जीएसटी अगर लागू हो गया तो और बढ़ना ही है। दो चीजें होती हैं रेवेन्यू के लिए कि या तो आप टैक्स रेट बढ़ाएं या फिर आप टैक्स बेस बढ़ाएं। तो नेचुरली टैक्स बेस तो बढ़ाया ही जा सकता था। टैक्स रेट बढ़ाने से तो आम जनता थोड़ी आक्रोशित होती है, ऑलरेडी हमारे स्लैब बहुत हाई है, तो आप टैक्स बेस बढ़ा सकते थे। हमारे यहाँ मात्र 3.5 करोड़ जनसंख्या का केवल 3.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हमारी जनसंख्या में हैं। हम अगर अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, मैं ये नहीं कहती कि आप खोमचे वाले पे टैक्स लगा दें या आप पान की दुकान वाले पे टैक्स लगा दें, परंतु जिन लोगों के पास एक पर्याप्त आय प्राप्त करते हैं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो आप टैक्स बेस बढ़ाने के बारे में इसमें कोई भी बात नहीं कही। और चूंकि सारा बजट जो था वो पूरा केंद्रित कर दिया गया, जैसे कि ये आम बजट ना हो के ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट है, सारी बात एग्रीकल्चर से संबंधित की गई। उसमें भी जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप कहते हैं कि आप 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पर किसानों की आय दुगनी करने के लिए अगले साल अगर मानसून फेल हो जाएगा तो आप कहेंगे हम क्या कर सकते, तो मानसून फेल हो गया। तो एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंड्स ऑन मानसून, और मानसून इज अ गैम्बल। तो हमारे यहाँ जब तक आप इरिगेशन स्कीम्स में इसमें प्रावधान किया गया है, बात कर रहे हैं, परंतु कोई स्पष्ट दिशा इसमें नहीं है। एग्रीकल्चर को बहुत कुछ देने की कोशिश की गई, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी 70% जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देता है, परंतु और भी लोगों को तो जॉब चाहिए, और बच्चों को भी जॉब चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं जो हाई डिग्रीज ले रहे हैं। आज एक पीएचडी करने वाला विद्यार्थी चपरासी के लिए भी अप्लाई कर रहा है। एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करें तो जो भी स्कीम्स हैं, जो बजट है, वो सब 2022 तक लेके है कि इनकम दुगनी होगी, पर 2022 में आज कितनी हो रही है इसका भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी तो देखिए, एग्रीकल्चर तो उसकी फसल, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको वन टाइम इनकम मिलती है। अगर उसकी फसल साल में 1 टाइम या 2 टाइम कह लो, 2 फसल हैं, तो वो उसकी फसल चौपट होगी तो उसकी तो पूरी इनकम चली जाती है। तो मैं तो कहती हूँ अगर एग्रीकल्चर को राहत देनी है तो उनको इनकम सब्सिडी दें। आप एग्रीकल्चर को कुछ भी देना चाहते हैं तो आप कहते हैं सब्सिडी है, उनको हम मदद कर रहे हैं, और आप कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ देना चाहते हैं तो आप कहते हैं ये इंसेंटिव्स है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमको पूरे सही परिप्रेक्ष्य में और पूरा एक विहंगम दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। एग्रीकल्चर, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत है, आप समझते हैं, तो एग्रीकल्चर की जो मध्य प्रदेश की समस्या है वो नागालैंड की समस्या नहीं है, जो पंजाब की समस्या है वो कन्याकुमारी की समस्या नहीं है। तो हमको इस बात का बैलेंस करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इसीलिए हमारा स्टेट का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक है, लोकल एरिया स्पेसिफिक अप्रोच जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कितनी भी योजनाएं बनाएंगे। हमने वेयर हाउसिंग की इसमें कोई बात नहीं कि हमारा 40% एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग में हम एफडीआई तो ले आएंगे, परंतु फूड प्रोसेसिंग की हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।